तो आज का टॉपिक है 64th नवमांश। सबसे पहले हम 64th नवमांश पढ़ते हैं, फिर बाधक ग्रह को पढ़ते हैं, क्योंकि बाधक को समझने के लिए पहले आपको 64th नवमांश के बारे में जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। तो 64th नवमांश का मतलब क्या हो गया? 64वां नवमांश। हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि 108 नवमांश होते हैं, और ये 64वां नवमांश हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएटर क्यों कहा गया? जब हम किसी कुंडली को देखते हैं, तो एक कुंडली, एक राशि का मान कितना होता है? एक कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है, और 108 नवमांश होते हैं, और एक राशि में कितने नवमांश होते हैं? 9, ठीक है। तो जब हम 9 नवमांश को गिनकर आएंगे तो 64th नवमांश कहाँ पड़ेगा? 8th हाउस। अर्थात ये जो 64th नवमांश जो फॉल हो रहा है, वो कहाँ फॉल हो रहा है? हमारे 8th हाउस में फॉल हो। इसकी वजह से 8th हाउस के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 8th हाउस जो है वो गर्त का हाउस है, गड्ढे का हाउस है, छिद्र हाउस है। यहां से आपकी परेशानियां, सडन डेथ नहीं, डेथ या सडन होने वाली घटनाएं देखी जाती। इसीलिए जो 64th नवमांश 8th हाउस में पड़ता है, उस नवमांश को अच्छा नवमांश नहीं कहा जाता। उसमें वो जो नवमांश का ग्रह होता है, वो आपके जीवन में, किसी भी जातक के जीवन में परेशानी देने का कारण या कारक बन सकता। जय श्री राम। इस तरह से बीच में वीडियो को रोककर अपनी बात कहने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ कि मैं कुंडली एनालिसिस का कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसकी 12 क्लासेस होंगी। इस कुंडली एनालिसिस में आपको कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, कुंडली के मेजर इवेंट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, और कोई भी कुंडली को देखने की शुरुआत कैसे की जाती है, या स्टार्टिंग टू एंड हम कुंडली को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, या फिर यूँ कहें कि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कोर्स में मिलेगी। इसकी 12 क्लासेस होंगी और ये कोर्स 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ये एक पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब 64th नवमांश को हम कैसे देखते हैं? हमने ये तो समझ लिया कि अष्टम भाव में जो 64th नवमांश को अष्टम भाव से देखते हैं। अब यहाँ पर एक और चर्चा का विषय है कि 64th नवमांश को, जैसे हम गोचर की बात करते हैं कि गोचर लग्न से देखें या चंद्रमा से देखें, वैसे ही 64th नवमांश हम लग्न से देखें या चंद्रमा से, क्योंकि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग बताया गया है। जैसे बृहद पराशर होरा शास्त्र में लग्न और मून दोनों से देखने के लिए ये बताया कि 64th नवमांश आप लग्न से भी देखिए और मून से भी देखिए। जातक परिजात में केवल क्या बोला है कि भाई आप खाली चंद्रमा से देखिए। प्रश्न मार्ग में चंद्रमा, लग्न और सन सब दो तीनों से देखने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब जब चंद्रमा से देख लिया, सूर्य से देख लिया, लग्न से देख लिया, तो एक्चुअल में हमें सारे के सारे ग्रहों से 64th नवमांश देख लेना चाहिए कि जब ये इतना ही खराब है तो हमें सारे के सारे ग्रहों से 64th नवमांश देख लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही, और इसके रिजल्ट भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, इसके रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान भी नहीं है कि हमने बोल दिया और आपको समझ में आ गया और आपने लगाकर देख। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 64th नवमांश कैसे देखा जाता है, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए, लग्न से हमें देखना है, इसकी 2-3 विधियां हैं देखने के लिए, लेकिन आपको सबसे इजी जो मेथड है वो बता रहे हैं। आप लग्न कुंडली में जो चौथा
अष्टम भाव है, अष्टम भाव का स्वामी जो होता है, ठीक है, अष्टम भाव का स्वामी यानी वो ग्रह जो भी आपका पड़ता है वो आपका 64th नवमांश का स्वामी हो जाएगा। अब यहां से देखें, चंद्रमा से देखें, हर ग्रह से देखें, तो इसकी सबसे सिंपल विधि क्या है कि आप D9 चार्ट खोल लीजिए, D9 चार्ट खोल लीजिए। D9 चार्ट में लग्न से चौथे घर का स्वामी, जब हम लग्न से 64th नवमांश देखेंगे तब क्या करेंगे, लग्न से चौथे घर का स्वामी, तो लग्न से चौथे घर का स्वामी कौन हो गया, 1 2 3 4 सैटर्न। हमने लिख लिया कि हमारे लग्न से चौथे घर का स्वामी कौन हो गया, शनि हो गया, यानी कि लग्न से 64th नवमांश का जो लॉर्ड हो गया वो सैटर्न हो गया। अब हम मून से देख लेते हैं कि मून से 64th नवमांश का स्वामी कौन है। तो मून से 64th नवमांश, जहां भी आपकी नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा है वहां से 4 घर आगे चले जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 घर आगे किसकी राशि है, वीनस, यानी कि चंद्रमा से 64th नवमांश कौन हो गया, वीनस हो गया। ये दोनों हमने नोट कर लिया। अब सन से देखना है तो आप सन से भी ऐसे कर लीजिए, सन से कहा 4 घर आगे, ठीक है। अब बाकी ग्रहों से अगर आपको देखना है तो ये बाकी ग्रहों से अगर हम देख रहे हैं और वो ग्रह हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम मंगल से अगर देखते हैं कि मंगल से मेरे लिए कौन सा ग्रह प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाव ये आता है, 8वां भाव ये आता है। अब ये क्या, अगर यहाँ पर कोई ग्रह अगर बैठा हो, अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा हो और वही ग्रह आपके D9 चार्ट में मंगल से चौथे घर में बैठा, मंगल से चौथे घर में, मान लीजिए मंगल को, हम मंगल से को का 64th नवमांश का ग्रह हमें निकालना है और वो देखना है कि ये ग्रह पीड़ा देने वाला है, मंगल के कारक तत्वों को पीड़ा देने वाला है, तो हम जाएंगे D9 चार्ट में और वहां से देखेंगे कि मंगल से अब इस चार्ट में कोई भी ग्रह 8वें नहीं बैठा। चलिए यहां से देख लेते हैं, जैसे कोई ग्रह 8वें बैठा है क्या, यहां से देख लीजिए, यहां से देखिए, मान लीजिए ये आपका लग्न चार्ट, ठीक है, वीनस से कौन बैठा है, सैटर्न बैठा है। जब हम वीनस से काउंट करेंगे तो सैटर्न बैठा है। अब अगर यही सैटर्न D9 चार्ट में, D9 चार्ट में वीनस से चौथे बैठा, D9 चार्ट में वीनस से चौथे बैठा हो तो ये क्या हो जाएगा, वीनस से 64th नवमांश का लॉर्ड हो जाएगा और ये वीनस के कारक तत्वों में हानि करेगा, प्रॉब्लम करेगा। एक ये थ्योरी हो गई, ठीक। अब ये 64th नवमांश जो है इसके बारे में ये भी कहा गया है कि आप इससे अपने मृत्यु के बारे में जान सकते हैं। तो क्या ये खाली 64th नवमांश का जो लॉर्ड है वो अकेला हमें मृत्यु दे सकता है, नहीं। ये 64th नवमांश 22वां देशकांड, अभी आपको 22वां देशकांड कैसे निकलता है वो भी बता दूं। ये सारे के सारे एक पॉइंट्स हैं, क्यों, क्योंकि ये 22वां देशकांड भी हमारे अष्टम भाव से ही देखा जाता है, 64th नवमांश भी हमारे अष्टम भाव से ही देखा जाता है, चाहे वो चंद्रमा से अष्टम ले लीजिए। लेकिन सबसे इजी मेथड आपको बताया है कि आप D9 चार्ट में जाइए, D9 चार्ट में आप लग्न से 4th हाउस में जो राशि है वो आपका 64th, लग्न से 64th नवमांश का लॉर्ड होता है, चंद्रमा से जो 4th हाउस की राशि है वो आपकी चंद्रमा से का 64th नवमांश होता है। इन ग्रहों को आपने नोट कर लिया। अगर ये ग्रह कहाँ आते हैं, अब आप देखिए यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है जातक परिजात में, ठीक है। तो जहां पर वैद्यनाथ जी ने, एक्चुअली वैद्यनाथ जी ने जातक परिजात में बाधक का
64th नवमांश का और 22वें दृष्टांत का, इन सब के बारे में काफी फोर्सफुली लिखा हुआ कि ये ग्रह आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, रंधेश्वराय रंध युक्तो रंध दृष्टा खरेश्वरा। रंध का मतलब क्या हो गया, अष्टम भाव के स्वामी को क्या बोलते हैं, रंधे, रंध का स्वामी यानी रंधेश्वराय रंध युक्तो, रंध का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव से युक्त स्वामी, अष्टम भाव से दृष्ट स्वामी, और कौन, खरेश्वर। खरेश्वर किसे कहते हैं, खरेश्वर कहते हैं 64th नवमांश के लॉर्ड को और 22वें दृष्टांत के लॉर्ड, उनको हम क्या कहते हैं, खरेश्वर। ठीक, फिर रंध्राधिपति युक्ते, रंध्राधिपति युक्ते अर्थात जो 8th लॉर्ड है उसके साथ जो युक्त प्लैनेट है यानी युति में, ठीक है, उसके साथ जो दृष्टि रखता है। तो ये सारे, और रंध यानी कि रंध रंधेश्वर अति शत्रु, जो 8th लॉर्ड का अति शत्रु हो, 8th लॉर्ड का कुंडली में अति शत्रु हो, ठीक है। ये सब ग्रह कौन से, सप्त छिद्र ग्रह, सप्त छिद्र ग्रह, सात छिद्र ग्रहों के बारे में बताया गया है कि ये 7 जो छिद्र ग्रह हैं ये मिलकर हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जय श्री राम। इस तरह से बीच में वीडियो को रोककर अपनी बात कहने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ कि मैं कुंडली एनालिसिस का कोर्स लेकर आ रही हूँ जिसकी 12 क्लासेस होंगी। इस कुंडली एनालिसिस में आपको कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, कुंडली के मेजर इवेंट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, और कि कोई भी कुंडली को देखने की शुरुआत कैसे की जाती है, या स्टार्टिंग टू एंड हम कुंडली को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, या फिर यूँ कहें कि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कोर्स में मिलेगी। इसकी 12 क्लासेस होंगी और ये कोर्स 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक, अब मान लीजिए इन ग्रहों में से कोई एक ग्रह बार बार रिपीट हो रहा, आपका लग्न से 64th नवमांश का स्वामी बन रहा हो, चंद्रमा से 64th नवमांश का स्वामी बन रहा हो, 22वें दृष्टांत का स्वामी बन रहा हो, तब क्या हो जाएगा कि उस ग्रह में बहुत ज्यादा अशुभता आ जाएगी। और जब हम बाधक पढ़ेंगे तो भी ये 64th नवमांश का रूल वहां लगता है। तो यहां पर देखिए, इसी को इंग्लिश में लिखा है 8th लॉर्ड प्लैनेट पॉजिटेड इन 8th हाउस, जो ग्रह 8th हाउस में बैठा है, जो 8th हाउस को देख रहा, ठीक है, लॉर्ड ऑफ 22nd दृष्टांत, ये मैं आपको बताती हूँ अभी, प्लैनेट एसोसिएटेड विथ 8th हाउस, 64th नवमांश लॉर्ड। अब 64th नवमांश लॉर्ड में, अब जैसे जातक परिजात में, हम जातक परिजात का ही ये श्लोक है, इन्होंने किस पे बल दिया है, जोर दिया है, केवल मून से देखिए, कि चंद्रमा से आप 64th नवमांश देखिए और लग्न से आपको 64th नवमांश देखने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए, अगर हम इनके इस सूत्र के हिसाब से जाते हैं तो हम चंद्रमा से 64th नवमांश लिख लेंगे कि हमारा लग्न से हम छोड़ दिया, हमने चंद्रमा से 64th नवमांश लिख लिया, और कौन हो गया, बिटर एनिमी ऑफ 8th लॉर्ड, जो आपके 8th लॉर्ड का एनिमी, उसको हमने लिख लिया और एक लिस्ट बना ली कि भाई ये ग्रह जो हैं वो हमारे कौन हो जाएंगे, सप्त छिद्र ग्रहों में आ जाएंगे, जिसमें देखिए ये साफ लिखा है 64th नवमांश या 22वें दृष्टांत से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर अगर कोई भी चीज रिपीट, यहाँ पर एट्थ लॉर्ड, क्या एट्थ लॉर्ड, जब हम एट्थ लॉर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, तो क्या एट्थ लॉर्ड हमें हमेशा मारने का काम करता है? नहीं करता। क्या आठवें घर में बैठा हुआ ग्रह हमेशा हमारे जीवन में नेगेटिविटी लेकर आता है? नहीं लेकर आता। अभी तक जो हमने पढ़ा, जो आठवें भाव को देख रहा है, क्या वो ग्रह आपके जीवन में नेगेटिविटी लेकर आता है हमेशा? नहीं लेकर आता। अब ये इसको छोड़ देते हैं, जो ग्रह आठवें भाव के स्वामी से एसोसिएटेड है, हाँ वहां थोड़ी प्रॉब्लम हमें मिलती है, क्योंकि आठवें भाव का स्वामी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वो एक छिद्र ग्रह है। वो जहां भी जाता है, जिस भाव में जाता है, उस भाव की हानि करता है। जिस भाव के साथ, जिस भावेश के साथ युति करता है, उसके कारक तत्वों की हानि करता है। उसके, अगर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है तो क्या करता है? वो अपनी अशुभता उसको दे देता है, उसकी शुभता ले लेता है। ये हमने पीछे रूल पढ़ लिया। तो अगर ये किसी ग्रह के साथ एसोसिएट है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा? अपनी अशुभता उसको दे देगा और उसकी शुभता ले लेगा। मान लीजिए ये क्या कर रहा है, अगर छठे के साथ बैठा है, 11वें के साथ बैठा है और 12वें के साथ बैठा है, तो डेफिनेटली फिर ये दोनों मिलकर के और अशुभ हो जाएंगे। ये हम बेसिक के रूल अभी भी नहीं छोड़े। ठीक है, फिर हमने 64th नौमांश का लॉर्ड भी देख लिया कि क्या इन ग्रहों में से ये जो 64th नौमांश लॉर्ड है, क्या वो है? क्या ये 64th नौमांश का लॉर्ड इन ग्रहों में से कोई एक ग्रह है? रिपीट हो रहा है एक या दो बार, और फिर बिटर एनिमी ऑफ एट्थ लॉर्ड। तो हम देख लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, एक चार्ट ले लेते हैं, या कोई भी चार्ट ले लीजिए। मान लीजिए आप मेष लग्न का चार्ट, ठीक है? तो मेष लग्न का चार्ट हमने ले लिया। मेष लग्न में हमने अभी, अगर हमको देखना है कि भाई इसका, चलिए इसी से देखते तो आपको और क्लियर होगा। तो ये हमने देखा कि, एक मिनट चार्ट और, हाँ ये देखते हैं। यहाँ पर हम लग्न से 64th नौमांश देखते हैं सबसे पहले। ठीक, अच्छा, क्या है? अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में बैठा हुआ स्वामी। ठीक है, ये सारी चीजें, अष्टम भाव का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। अष्टम भाव के साथ बैठा हुआ स्वामी सूर्य हो गया। ठीक है, अष्टम भाव में बैठा हुआ स्वामी, अष्टम भाव को दृष्ट कर रहा हुआ स्वामी। ठीक है, और क्या था? और क्या था? 64th नौमांश का स्वामी। तो चंद्रमा से 64th नौमांश देख ले, तो 1 2 3 4 कौन आया? मरकरी आया, जो स्वयं लग्नेश है। तो ये आ सकता है, क्योंकि ये कौन है? अष्टमेश का शत्रु है, लग्नेश है, मगर ये अष्टमेश का शत्रु है। हमने बुध को भी लिख लिया। ठीक, अब और क्या कंडीशन थी? 22वां दृष्टांत। तो 22वां दृष्टांत कैसे निकालते हैं वो समझिए। सारी चीजें हो गई। एट्थ लॉर्ड जो वहां पे बैठा हुआ है वो ग्रह, जो देख रहा है वो ग्रह, एट्थ लॉर्ड के साथ जो युति बना के बैठा है वो ग्रह, 64वें नौमांश का ग्रह और बिटर एनिमी, इन सबको हमने देख लिया। अब बचा 22वां दृष्टांत। तो अब देख लेते हैं 22वां दृष्टांत कैसे निकालते हैं। 22वां दृष्टांत हम निकालते हैं हमारे D3 चार्ट। ऐसे अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझा देती हूँ। D3 चार्ट आप खोल लीजिए अपना। D3 चार्ट का, D3 चार्ट में 8th हाउस में जो राशि हो उसका लॉर्ड, 8th हाउस में जो राशि होगी, सॉरी, उसका लॉर्ड, उसका अधिपति 22वें दृष्टांत का स्वामी होता है। अब इसको 22वें दृष्टांत को भी हम यहां से क्यों ले रहे हैं? जब हम दृष्टांत की बात करते हैं तो क्या आता है? 10 डिग्री का एक दृष्टांत, यानी कि एक राशि में 30 डिग्री जो आती है, उसमें कितने दृष्टांत बनते हैं? 3 दृष्टांत बनते हैं। ठीक है, तो अगर 3 6 9 12 15 18 21, यहाँ कौन सा आ जाएगा? 22।
अर्थात यहाँ पर भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 22वां दृष्टांत कहाँ आता है? 8th हाउस में ही आता है। अर्थात ये जो ग्रह होगा वो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लमेटिक होगा। कब प्रॉब्लमेटिक होगा? इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए D3 चार्ट आपका नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 10-10 डिग्री का एक, जब 0 से लेके 10 डिग्री तक, 0 से लेके 10 डिग्री तक आपका किसका लग्न का मान होगा, लग्न की डिग्री 0 से लेके 10 डिग्री तक होगी, तो पहला दृष्टांत आपका ये लग्न कुंडली ही बनेगी। जय श्री राम। इस तरह से बीच में वीडियो को रोककर अपनी बात कहने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ कि मैं कुंडली एनालिसिस का कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसकी 12 क्लासेस होंगी। इस कुंडली एनालिसिस में आपको कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, कुंडली के मेजर इवेंट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, और कि कोई भी कुंडली को देखने की शुरुआत कैसे की जाती है, या स्टार्टिंग टू एंड हम कुंडली को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, या फिर यूँ कहें कि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कोर्स में मिलेगी। इसकी 12 क्लासेस होंगी और ये कोर्स 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अब 10 डिग्री से लेकर, यानी 10 डिग्री इसका मतलब 10 पॉइंट समथिंग, 10 डिग्री 1 मिनट या सेकेंड्स जो भी है, तो 10 डिग्री के बाद जो आपका 20 डिग्री तक लग्न का रेशियो आएगा, उसमें कौन बनेगा? 12वें भाव का स्वामी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 13 डिग्री होता, यहाँ 3 ना लिख के 13 डिग्री 11 मिनट होता, तब हमारा दृष्टांत क्या बनता? 12वां भाव। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 23 डिग्री लिखा है, यानी 20 से 30 डिग्री के बीच में कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? चतुर्थ भाव। ठीक है, तो कैसे गिनेंगे? ये 5 हाउसेस आगे जाता है, 1 2 3 4 5, यानी 12वां भाव जो है वो हमारा 20 से 30 डिग्री के, सॉरी हाँ 10 के बाद से 10 से 20 डिग्री के बीच में ये भाव जो है ये हमारा D3 का 8th हाउस बन जाए। ठीक, अब यहीं पे अगर 23 डिग्री होता तो कौन बन जाता? गुरु हमारा 22वें दृष्टांत का स्वामी बन जाता। तो यहाँ पर कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। इसीलिए देखिए सेम लग जो डिग्री है, ग्रहों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उस भाव में पड़ी राशि की बात कर रहे हैं, उस भाव में पड़ी राशि की बात कर रहे हैं कि उस भाव में जो भी राशि पड़ी होगी वो आपकी सेम एज इट इज आएगी। तो क्योंकि ग्रहों का मान, ग्रहों की डिग्री कितनी भी हो सकती है, जब हम उसको दृष्टांत में डिवाइड करेंगे तो वो मूव हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए एज इट इज, यहाँ पर भी कन्या लग्न की कुंडली थी, यहाँ पर भी कन्या लग्न। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हम लग्न से भी लें, मान लीजिए अब यहाँ से तो हमने चंद्रमा से देखा तो बुध आया, अगर हम लग्न से लेते, लग्न से 22वें दृष्टांत, जैसा कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा है और अब पराशरी पढ़ रहे हैं, तो कौन हो गया? मंगल हो गया, मंगल हो गया। तो मंगल को भी हमने लिख लिया कि भाई लग्न से, अगर लग्न से 64वें नवमांश की बात करते हैं तो 64वें नवमांश का स्वामी कौन हो गया? मंगल हो गया। यहाँ पर मंगल हमें कितनी बार रिपीट मिला? हमें 8th हाउस का लॉर्ड रिपीट मिला। ठीक, वो हमने यहाँ पर भी मिला। अब जो आपका दृष्टांत है 22वें दृष्टांत का स्वामी भी कौन मिला? मंगल मिला।
22वें दृष्टांत का स्वामी भी मंगलमय। अब हमें इस मंगल से डरने की जरूरत है, क्योंकि ये मंगल क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। ये मंगल रिपीट हो रहा है, तो ये मंगल आपको परेशानी का कारण बन सकता है, जीवन में बन सकता। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि ये मंगल, अब देखिए इसमें एक गोचर का भी नियम है जो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, आगे बताऊंगी जब हम गोचर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको आधा अधूरा समझ के कोई मतलब नहीं है। 64th नवमांश का गोचर जरूरी नहीं है कि जब वो लग रहा हो तब आपका कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोई भी चीज तब होती है जब कुंडली में उसका योग होता है और दशा। गोचर तो अब इस मंगल का गोचर ऐसा नहीं है कि इस मंगल का गोचर शनि और राहु जैसा तो है नहीं कि शनि राहु 18 साल बाद आएगा, शनि 30 साल बाद आएगा, ऐसा तो है नहीं। मंगल तो आपका हर साल गोचर करेगा एक राशि पर, तो क्या हर साल इंसान की मृत्यु होगी, हर साल हानि होगी, हर साल उसको पीड़ा होगी? नहीं, गोचर की कुछ और नियम है, जब मैं आपको गोचर के नियम पढ़ाऊंगी तब आपको और क्लियर हो। तो यहाँ पर आपको 22वां दृष्टांत भी समझ में आ गया कि अगर कोई भी ग्रह इन शर्तों को पूरा करता है और इन शर्तों को पूरा करते हुए वो बार बार रिपीट हो रहा, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस ग्रह से सतर्क रहना चाहिए। मैं इस कुंडली के जय श्री राम। इस तरह से बीच में वीडियो को रोककर अपनी बात कहने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ कि मैं कुंडली एनालिसिस का कोर्स लेकर आ रही हूँ, जिसकी 12 क्लासेस होंगी। इस कुंडली एनालिसिस में आपको कुंडली किस तरीके से देखी जाती है, कुंडली के मेजर इवेंट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, और कि कोई भी कुंडली को देखने की शुरुआत कैसे की जाती है, या स्टार्टिंग टू एंड हम कुंडली को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे, या फिर यूँ कहें कि इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कोर्स में मिलेगी। इसकी 12 क्लासेस होंगी और ये कोर्स 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।